कथा कहानी किस्सा के मित्रों को नमस्कार। समाज में नैतिकता, सच्चाई, ईमानदारी और चरित्र का पाठ पढ़ाने वाले मौका मिलते ही सब भूल जाते हैं। अपने चरित्र के इस पाखंड से खुद को अलग साबित करने के लिए मानव तर्क गढ़ता है, बहाने बनाता है। प्रस्तुत है रूसी कथाकार चेखव की मूल रूसी कहानी प्रेग्रेशेन्य की हिंदी प्रस्तुति गुनाहों के घेरे। अध्यापकों की सिलेक्शन कमेटी का सदस्य मिगुएव शाम को घूमने निकला तो पोस्ट ऑफिस के पास कुछ देर सुस्ताने के लिए रुक गया। एक हफ्ते पहले ही इसी समय टहलने के बाद जब वो अपने घर लौट रहा था तब उसे उसकी पुरानी नौकरानी मिली थी। एग्निया नाम की इस नौकरानी ने जहर बुझे लहजे में कहा था, जरा 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम भोली भाली लड़कियों को बर्बाद करने से पहले 100 बार सोचोगे। मैं बच्चे के पैदा होते ही उसे तुम्हारे दरवाजे पर डाल आऊंगी। तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई तो मैं करूंगी ही, तुम्हारी बीवी को भी सब कुछ बता दूंगी। उसने ये भी धमकी दी कि बैंक के उसके खाते में अगर तुरंत 5000 रूबल जमा नहीं किए गए तो वो उसे चारों तरफ बदनाम कर देगी। मिगुएव को एग्निया की सब बातें इस समय याद आ रही थीं। उसने गहरी सांस ली और खुद को कोसने लगा। एक पल की उसकी बेवकूफी ने उसे चिंता और परेशानी के गड्ढे में धकेल दिया था। अपने बंगले में पहुंचने के बाद मिगुएव सीढ़ियों पर ही बैठ गया। अभी रात के 10 ही बजे थे, लेकिन चारों तरफ सुनसान हो गया था। चांद अभी अभी बादलों के पीछे से बाहर निकला था। गर्मियों में घूमने के लिए इस इलाके में आए बूढ़े मेहमान बिस्तरों में घुस गए थे, जबकि जवान सैलानी जंगलों की तरफ निकल गए थे। सिगरेट जलाने के लिए दोनों हाथों से वो अपनी जेबों में माचिस ढूंढ रहा था कि उसकी कोहनी किसी मुलायम सी चीज से टकराई। उसने अपने दाईं तरफ नजरें घुमाई तो वह हक्का बक्का रह गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और डर के ऐसे मिले जुले भाव आ गए जैसे उसने अपनी बगल में जहरीला सांप देख लिया हो। उसके पास ही कपड़े में लिपटा हुआ कुछ पड़ा था। छूने से ऐसा लगता था कि किसी ने पतली सी रजाई में कुछ लपेटा हुआ था। कपड़े से लिपटे उस बंडल का एक सिरा खुला हुआ था। मिगुएव ने इस खुले हुए हिस्से में उंगली डाली तो उसे कुछ गर्म गर्म और मुलायम सा महसूस हुआ। उसने एक झटके से अपना हाथ खींचा जैसे बिच्छू ने उसके हाथ में डंक मार दिया हो। उसे ऐसा लगने लगा कि वो उस कैदी की तरह है जो जेलर के सामने है और भाग जाना चाहता है। उसकी मुट्ठियां भिज गई थीं। उसके मुंह से अचानक ये शब्द निकल गए, वो इसे यहां छोड़ गई। ये है मेरा अपराध। हे भगवान, मैं कहीं का नहीं रहा। उसका शरीर आतंक, गुस्से और शर्म से सुन्न जैसा हो गया था। वो सोच रहा था कि अब क्या किया जाए। जब उसकी पत्नी को पता चलेगा तो वो क्या कहेगी। ऑफिस के उसके साथी बातें बनाएंगे। उसका बॉस तो जरूर चिढ़ाने वाली कोई ना कोई बात तो कहेगा ही। बहुत बधाई भाई तुम्हारी दाढ़ी भले ही सफेद हो गई हो, लेकिन दिल तो जवान है। तुम तो छिपे रुस्तम निकले भाई सीजन में इधर आए सभी मेहमान उसकी असलियत जान जाएंगे। हो सकता है कि भले घर की औरतें उसे देखते ही अपने दरवाजे बंद कर लें। इस तरह की खबरों के पीछे ही तो अखबार वाले पागल रहते हैं। मिगुएव नाम पूरे रूस में छप जाएगा। बंगले के बीच की खिड़कियां खुली हुई थीं और वो अपनी पत्नी अन्ना फिलिपोवना की आवाजें सुन पा रहा था। वो रात के खाने की तैयारी कर रही थी। घर का नौकर यरमोले इधर उधर से बेखबर एक तारा बजा रहा था। इन आवाजों को सुनकर बच्चा कभी भी उठ सकता था। उसके रोते ही उसका भेद खुल जाएगा। उसे जल्दी ही कुछ निर्णय लेना होगा। वो बुदबुदाया, जल्दी जल्दी कर भाई, इससे पहले कि कोई देख ले कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ऐसा करता हूं कि इसे ले जाकर किसी और के दरवाजे पर रखाता हूं। मिगुएव ने सीढ़ियों पर रखे उस बच्चे को उठाया और चुपचाप बिना किसी की नजर में आए मेन रोड पर आ गया। किस मुसीबत में फंस गया यार। ऊपर से बेफिक्र सा दिखता हुआ
मिगुएव खुद से कह रहा था, कॉलेज चयन समिति का सदस्य एक बच्चे को गोद में लिए सड़क पर चला जा रहा है। वाह, अगर कोई मुझे देख लेगा और उसकी समझ में सारी बात आ जाएगी तो मेरा तो काम हो गया। क्यों ना इसी दरवाजे पर इसे रख दूं? नहीं नहीं, यहाँ तो खिड़की खुली हुई लग रही है, शायद कोई बाहर की तरफ देख भी रहा है। इसे मिल्किंस के यहाँ क्यों ना ले जाऊं? वो व्यापारी आदमी है और दयालु भी है। मुझे तो लगता है वो मुझे धन्यवाद देंगे और इस बच्चे को स्वीकार कर लेंगे। इस तरह मिगुएव ने मेल्किंस को बच्चा देने की ठान ली। मेल्किंस की कोठी सड़क के एकदम आखिरी किनारे पर नदी के पास थी। मिगुएव के दिमाग में अब कुछ और ही चलने लगा। वो सोच रहा था, अब ये बच्चा जोर जोर से रोने ना लगे। वैसे देखो, बच्चा कितना सुंदर है। मेरी बाहों में इस समय एक जीवित बच्चा है। इसकी भी भावनाएं हैं, इसके अंदर भी और लोगों जैसी आत्मा है। अगर इसका भाग्य अच्छा हुआ और मेल्किंस इसे गोद ले लेता है तो ये कोई बड़ा आदमी भी बन सकता है। हो सकता है कोई प्रोफेसर बन जाए या महान जनरल भी बन सकता है। क्या पता लेखक ही बन जाए, कुछ भी हो सकता है। इस समय मैं अपने हाथ में इसे बेकार समझकर उठा रहा हूं, पर हो सकता है कि 30-40 साल बाद मुझे इसके सामने बैठने भी ना दिया जाए। इन्हीं विचारों में खोया हुआ मिगुएव सुनसान सड़क पर पेड़ों की कतारों के पास से होता हुआ चला जा रहा था। अचानक उसे ऐसा लगा कि वो कोई बहुत ही क्रूर और अमानवीय हरकत कर रहा है। वो एक जुर्म करने जा रहा है। उसके विचारों की श्रृंखला फिर चल पड़ी। वो सोच रहा था, मैं सच में कितना नीच आदमी हूं। मैं इस बच्चे को क्यों एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे ले जा रहा हूं? अगर ये पैदा हो गया है तो इसमें इसका तो कोई दोष नहीं है। हमें तो ये कोई दुख नहीं पहुंचा रहा है ना। हम सब लोग बदमाश हैं। हमारे 2 पलों के आनंद की कीमत इस नादान बच्चे को चुकानी पड़ रही है। गलती मेरी है और बेचारे बच्चे को इसके परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं। हो सकता है कि मैं इसे मेल्किंस के दरवाजे पर छोड़ दूं और वो इसे अनाथालय भेज दे। कोई प्यार नहीं, कोई मनुहार नहीं, कोई लगाव नहीं। क्या होगा ऐसे बच्चे का? बड़ा होने पर हो सकता है उसे मोची के पास काम सीखने के लिए भेज दिया जाए। ये शराब पीना सीख जाएगा, गाली गलौज करेगा और रातों को भूखा रह जाएगा। कॉलेज की सिलेक्शन कमेटी के सदस्य का बेटा मोची, एक अच्छे परिवार का बेटा मोची, इसके अंदर मेरा ही खून तो बह रहा है। मिगुएव पेड़ की छाया से बाहर खुली सड़क पर चांदनी में निकल आया। कपड़ों को ढीला करते हुए उसने बच्चे के चेहरे की तरफ निगाह डाली। सोया हुआ है, वो बड़बड़ाया। शैतान बच्चे, अपनी नाक को तो देखो, बिल्कुल अपने पिता जैसी नाक है तुम्हारी। अरे अरे अरे, इस समय सोया हुआ है। इसे क्या पता कि उसके पिता ने ही उसे पकड़ा हुआ है। मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं कुछ भी गलत नहीं करूंगा। मिगुएव ने बच्चे को देखकर पलकें झपकीं और एक क्षण के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसके गालों पर सिहरन सी हो रही थी। मेल्किंस के घर की तरफ जाते हुए पूरे समय उसके दिमाग में एक के बाद एक सवाल उठते जा रहे थे। उसकी अंतरात्मा उसे पुकार रही थी और वो गंभीरता से कुछ सोच रहा था। उसके दिमाग में तूफान सा उठा हुआ था। वो अपने आप से कह रहा था, अगर मैं अच्छा आदमी होता तो सीधे अपनी बीवी अन्ना फिलिपोवना के पास जाता और घुटनों पर बैठकर उससे कहता, मुझे माफ कर दो अन्ना, मैंने पाप किया है, मुझे चाहे जो सजा दो, लेकिन इस भोले भाले बच्चे का भविष्य मत बिगड़ने दो। हमारे कोई बच्चा नहीं है, चलो हम इसे गोद ले लेते हैं। अन्ना भली औरत है, वो मान जाएगी। मेरा बच्चा मेरे ही पास रह जाएगा। ओह, कितना अच्छा होगा। वो इस समय मेल्किंस की कोठी तक पहुंच चुका था। वो कुछ पल के लिए ठिठक गया। वो कल्पना करने लगा कि वो अपने घर में अखबार पढ़ रहा है और एक छोटा सा लड़का उसके गाउन की रस्सियों से खेल रहा है।
पर उसी समय उसके दिमाग में उसे एक दूसरे को आंख मारते अपने साथी, कर्मचारी और बॉस दिखाई देने लगे। इस समय मिली जुली भावनाएं उसके अंदर थीं। वो दया, ममता, स्नेह के साथ ही लोगों की घृणा, मजाक और तानों से जूझ रहा था। उसने धीरे से कपड़ों में लिपटे बच्चे को वरांडे के फर्श पर रख दिया। वो बच्चे को देखकर हाथ हिला रहा था कि अचानक उसे अपने चेहरे पर फिर से सिहरन सी महसूस हुई। वो बोला, मुझे माफ कर देना मेरे बच्चे, मैं बहुत ही नीच आदमी हूं, मुझे याद भी मत करना। वो 2 कदम पीछे हटा लेकिन मुड़ नहीं पाया। उसने अपने रुंधे हुए गले को साफ किया और कहा, भाड़ में जाएं सब लोग, मैं इसके बिना वापस नहीं जाऊंगा, जिसकी जो मर्जी हो कहे। उसने बच्चे को उठाया और तेज कदमों से अपने बंगले की तरफ चल पड़ा। वो बड़बड़ा रहा था, मैं फौरन अन्ना के सामने घुटनों पर बैठ जाऊंगा और कहूंगा, अन्ना मुझे माफ कर दो, मेरी प्यारी बीवी बहुत भली है, हम दोनों ही मिलकर इसे पाल लेंगे। अगर ये लड़का हुआ तो इसका नाम मैं व्लादिमीर रखूंगा, और अगर लड़की होगी तो इसका नाम होगा अन्ना। हमारे बुढ़ापे के लिए इससे सुकून की और क्या बात हो सकती है। उसने वही किया जो उसने सोचा था। रोते हुए, शर्म और अपमान महसूस करते हुए वो अपने बंगले में पहुंचा। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर वो अपने घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, अन्ना, मुझे सजा देने से पहले मेरी पूरी बात सुन लो। मैंने पाप किया है, ये बच्चा मेरा है। तुम्हें नौकरानी अग्निया की याद है ना? शैतान ने मुझ पर काबू कर लिया था और मेरे कदम भटक गए, मैं डगमगा गया। बच्चे को वहीं फर्श पर छोड़कर वो शर्म और अपमान सहन न कर पाने के कारण एकदम उठ खड़ा हुआ और पत्नी का जवाब सुने बिना ही बाहर निकल आया। वो सोच रहा था कि जब तक उसकी पत्नी उसे नहीं बुलाती तब तक वो घर में नहीं जाएगा। पत्नी को सोचने का मौका देने के लिए वो वहीं खुले में अपने बंगले के बाहर खड़ा हो गया। नौकर यरमोले अपना बाजा लिए हुए उसके पास से गुजरा। मालिक को देखकर उसने कंधे उचकाए। 1 मिनट बाद वो फिर उधर से निकला और उसने फिर से अपने कंधे उचकाए। उसकी तरफ देखते हुए यरमोले ने कहा, मालिक साहब, गजब हो गया। कपड़े धोने वाली अक्सीनिया कुछ ही देर पहले मेरे साथ मेरे कमरे में गई थी। अपने बच्चे को उसने यहीं सीढ़ियों के पास रख दिया था। इतनी ही देर में कोई उसके बच्चे को उठा कर ले गया। ये किसकी कारस्तानी हो सकती है? उसकी बात सुनते ही मिगुएव जोर से चिल्लाया, क्या क्या कह रहा है तू? मालिक की परेशानी एकदम से यरमोले की समझ में नहीं आई। वो अपना सिर खुजाने लगा। वो बोला, माफ करना सर, गर्मियों की छुट्टियों में हमारे साथ कोई महिला तो रहती नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं ना? मालिक की आंखों में गुस्सा और अविश्वास को देखकर उसने अपनी बात आगे बढ़ाई। अब पाप तो है ही श्रीमान जी, लेकिन क्या किया जाए? आपने ही मना किया था कि घर में कोई भी अनजान व्यक्ति नहीं आना चाहिए। पहले तो अग्निया यहीं घर में रहती थी, इसलिए कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि कोई तो महिला थी जो साथ थी। आप जानते ही हैं, मेरी बीवी तो गांव में रहती है, पर अब यहाँ तो कोई भी नहीं है। अजनबियों को बुलाए बिना काम भी तो नहीं चलता साहब। एग्निया के समय में तो कोई परेशानी नहीं थी। मतलब आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अक्सीनिया को मैंने... पैर पटकते हुए मिगुएव जोर से चिल्लाया, खामोश, मेरी निगाहों से दफा हो जा बदमाश। वो तुरंत उस कमरे की ओर मुड़ा जहां उसकी पत्नी अन्ना गुस्से और आश्चर्य से भरी बैठी हुई थी। वो अपलक बच्चे को निहार रही थी और उसकी आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अपने पीले पड़ गए चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट ओढ़ते हुए मिगुएव ने कहा, अरे अरे सुनो, मैं तो मजाक कर रहा था। ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तो धोबन अक्सीनिया का बच्चा है। इसे उसके ही पास भेज दो। उसकी पत्नी ने नजरें उठाईं, पर मिगुएव उनका सामना नहीं कर सका। गुनाहों के घेरे।
अभी आपने रूसी कथाकार एंटन चेखव की रूसी कहानी प्रेग्रेशेन्य की ये हिंदी प्रस्तुति सुनी। चेखव की और कहानियों के लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं। कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार।